नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक का क्लास 11 सेमेस्टर 1। आज हम लोग यूनिट 3 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, इसका एमसीक्यू को। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके धारातल पर प्रकट होने वाली सभी क्रियाएं सम्मिलित है। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ज्वालामुखी से निसृत बड़े बड़े शिलाखंडों को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें मैग्मा बाहर निकलता है, बहुत सारे गैस जलवाष्प बाहर निकलते हैं। तो उसी प्रकार से जब ज़्यादा स्पीड में जब विस्फोट होता है तो आसपास के जो जो चट्टानें हैं वो फूट कर बाहर निकल जाते हैं, तो उस बड़े शिलाखंड को हम लोग बम कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ज्वालामुखी बम के साथ साथ लेपेली है, लेपेली भी निकलता है, स्कोरिया निकलता है। ठीक है, ब्रेसिया निकलता है। सबसे छोटा अगर चट्टान का जो चने के जैसे आकृति वाले शिलाखंड को हम लोग बोलते हैं ब्रेसिया। ठीक है, स्कोरिया माफ कीजिएगा, उसको स्कोरिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा ज्वालामुखी निसृत बड़े बड़े शिलाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, और स्कोरिया सबसे छोटा चने के समान दिखने वाला शिलाखंड है। ठीक है, स्कोरिया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी जिसका उद्गार शांत ढंग से होता है तो हवाई तुल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, ज्वालामुखी उद्गार जिसका शांत ढंग से होता है तो हवाई तुल्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे अधिक विस्फोटक में भयंकर ज्वालामुखी कौन है? तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी एक अम्लीय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो भी चीज़ में सिलिका की मात्रा 70% से अधिक पाया जाएगा वो चीज़ गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। ठीक है, वो दूर तक नहीं बढ़ पाएगा और एक बड़े आकृति का जैसे मान लीजिए कोई चट्टान या पठार जैसा स्वरूप ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, हवाई तुल्य ज्वालामुखी है मोनालोवा। ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी मोनालोवा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश गृह से नाम से जानते हैं उसको हम लोग स्ट्राम्बोली के नाम से, स्ट्राम्बोली क्या है? ज्वालामुखी का प्रकाश गृह हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का प्रकाश गृह। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां नंबर में है कि ज्वालामुखी जिससे निसृत लावा सबसे अधिक चिपचिपा एवं लसदार होता है। मैंने आपको कहा था कि जिस भी लावा में अम्ल की मात्रा, जिस भी जिस भी जिस भी ज्वालामुखी में लावा में अगर देखिए सिलिका की मात्रा 70% से भी अधिक होगा तो वो चीज़ क्या होगा? लावा सबसे अधिक चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा और उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी। ठीक है, तो पिलियन तुल्य है। पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है सबसे विनाशकारी है, विस्फोटक है। ठीक है, क्योंकि इसका लावा अधिक चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। ये अम्लीय प्रकार का ज्वालामुखी लावा है। ठीक है, यह अम्ल प्रकार का होता है पिलियन तुल्य, और इसमें सिलिका की मात्रा 70% से भी अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, सक्रिय सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। तो एटना ज्वालामुखी सक्रिय है ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद देखिए, शंकु जिसका निर्माण ज्वालामुखी धूल, राख तथा विखंडन पदार्थ के जमा होने से होता है उसे हम लोग सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं, राख शंकु या सिंडर शंकु के नाम से। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां नंबर है कि शंकु जिसका निर्माण ज्वालामुखी पदार्थ परत के रूप परत जमा होने से होता है उसे कंपोजिट शंकु कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसे कंपोजिट शंकु जो है, जिसे ज्वालामुखी पदार्थ का परत के रूप में, परत प्लेट के ऊपर प्लेट, जैसे परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर जमा होने से इसे हम लोग कंपोजिट या परतदार शंकु के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, जापान का फ्यूजियामा उदाहरण है कंपोजिट शंकु का। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा है कंपोजिट शंकु यानी परतदार शंकु। ठीक,
परत के रूप में जमा होता है, इसीलिए इसको हम लोग परतदार शंकु के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए 12 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेविल टावर का उदाहरण थे ज्वालामुखी डाट या प्लग। प्लग क्या होता है? ज्वालामुखी में देखिए इस तरह से आकृति होने पर एक प्लग नुमा आकृति बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग ज्वालामुखी डॉट या प्लग के नाम से जानते हैं। तो ज्वालामुखी डेविल टावर किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी डॉट या प्लग का, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि देखिए ज्वालामुखी जब उद्गार बंद हो जाएगा तो उसमें प्लग जैसा एक आकृति बनता है, उसे ही हम लोग ज्वालामुखी डॉट या प्लग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 13 नंबर में, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर के गर्त को हम लोग कहते हैं क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्रेटर। ज्वालामुखी के गर्त जो छिद्र है उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। और अगर क्रेटर है, देखिए इसको क्रेटर बोलते हैं, मान लीजिए ज्वालामुखी है, इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। इस भाग को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। अगर इसका आकार और बड़ा हो जाए कढ़ाई का जैसा तो उसको हम लोग काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। क्रेटर के विस्तृत या बड़े रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्डेरा, ठीक है, काल्डेरा बोलेंगे। क्रेटर का आकार अगर बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, जब किसी विशिष्ट क्रेटर के अंदर कई छोटे छोटे क्रेटर पाए जाते हैं तो इस तरह के खल रूप को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे ये उदाहरण के लिए ये हमारा, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये क्रेटर है। अब इसके अंदर यहाँ भी, अब देखिए यहाँ विस्फोट हुआ, ठीक है, अब बंद हो गया विस्फोट, फिर यहाँ विस्फोट हुआ, फिर बंद हो गया, फिर यहाँ विस्फोट हुआ, फिर ये भी बंद हो गया, फिर यहाँ विस्फोट हुआ, ये भी बंद हो गया, फिर यहाँ विस्फोट हुआ, फिर यहाँ विस्फोट हुआ। विस्फोट एक बार जहाँ से विस्फोट हो रहा दोबारा विस्फोट नहीं हो रहा, फिर उसके बगल के जगह से विस्फोट होता है। ऐसे ऐसे करते करते कई सारे क्रेटर का निर्माण हो गया। तो दिखने में कैसा लग रहा बताइए? ऐसा नहीं लग रहा कि घोंसला में अंडा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घोंसलादार क्रेटर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 14 का घोंसलादार क्रेटर। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद 15 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है तो जापान का ओसो काल्डेरा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा तो जापान का ओसो काल्डेरा। यहाँ तक क्लियर? 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में है हमारा, मैग्मा के लहरदार रूप में जमाव से बनने वाले आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? तो डाइक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर है हमारा, धारातल के नीचे अग्नेय सेल के विशाल छतरी नुमा टीले को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोक कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेथोलिक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक मिनट, या मेरा स्टूडेंट ने गलत टिक लगाया है, उसी पर मैंने चला दिया। यहाँ देखिए, मैग्मा के लहरदार रूप में जमाव से बनने वाले आंतरिक संरचना रूपों को क्या कहते हैं? तो देखिए, लहरदार, जब भी ऐसे, अगर ऐसे ऐसे मोड़दार पर्वत का तरह आकृति बनेगा, ठीक है, जैसे ऐसे देखिए लहरदार टाइप का है, ऐसे ऐसे लहरदार, ठीक है। तो मैग्मा का लहरदार रूप से जमा होने से बनने वाले आकृति को हम लोग फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 16 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, धारातल के नीचे अग्नेय सेल के विशाल छतरी नुमा टीले को क्या कहते हैं? देखिए, छतरी नुमा टीला है, ठीक है, ऐसे रहेगा, मान के चलिए छतरी जैसा है, ठीक है। इस आकृति को हम लोग लेकोलिथ कहते हैं, ठीक है, लेकोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा 17 का सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, धारातल के नीचे अग्नेय सेल के विशाल छतरी नुमा टीले को हम लोग क्या कहते हैं? छतरी जैसा आकृति है तो इसको हम लोग 2 नंबर ऑप्शन होगा, लेकोलिथ कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए 18 नंबर, धारातल के नीचे छिछले बेसिन मैग्मा से तस्तरी नुमा आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तस्तरी मतलब इस तरह से, मान लीजिए ये छाता है ना, उलट जाएगा तो इसको हम लोग लेपोलिथ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा 18 का सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर?
मोड़दार या लहरदार जो लावा से जमा होने वाला स्थलाकृति बनता है, लहरदार के रूप में कौन बनता है? फैकोलिथ। लहरदार रूप याद रखिएगा, लहरदार रूप हो जाएगा हमारा फैकोलिथ। छतरी नुमा आकृति बनता है किसका? तो लैकोलिथ। ये फैकोलिथ है, ये लैकोलिथ है, ठीक है। छतरी जैसा आकृति लैकोलिथ का, मोड़दार या लहरदार रूप बनता है फैकोलिथ का, ठीक है। और तस्तरी नुमा आकृति बनता है लैकोलिथ का, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, हाँ, समझ में आया। उसके बाद देखिए 19 नंबर, वह स्थान जहां भूकंप का अभिभाव होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। भूकंप जहां उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम लोग फोकस। और जब सबसे पहले जाके धारातल में जहां पे हम लोगों को एहसास होता है भूकंप का झटका का, उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पूछा है वह स्थान जहां भूकंप का अधिवास अभिभाव होता है, ठीक है, जहां से ओरिजिन होता है, मतलब भूकंप उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होता है फोकस से, ठीक है। और झटका महसूस होता है सबसे पहले धरातल में, उसको हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। यहाँ तक क्लियर है। वह स्थान जहाँ भूकंप लहर का अनुभव सर्वप्रथम होता है, देखिए अभी हम बताए ना, बताइए अनुभव कहाँ पे होता है? ईपी सेंटर यानी भूकंप अधिकेंद्र में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब सेकंड सेमेस्टर का जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा क्लास 11 का, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। मैं आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में पास करने की संभावना तो छोड़िए, अत्यधिक मात्रा में आप नंबर उपलब्ध कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। इतने अच्छे से, अभी समय का अभाव है, नहीं तो मैं ये चैप्टर भी इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको फिर अपने आप बनाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। भूकंप लहरें द्वारा उत्पन्न समान आघात क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए भूकंप का जो समान आघात है, जो सब जगह में समान आघात लगता है, उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग समघात रेखा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होने वाला भूकंप कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्लूटोनिक भूकंप, ठीक है, प्लूटोनिक भूकंप। यहाँ तक क्लियर है 22 का। उसका 23 नंबर में देखिए, जब भूकंप मूल की गहराई धारातल के 50 से 200 किलोमीटर के मध्य होती है तो उन्हें कहा जाता है मध्यवर्ती भूकंप, ठीक है। फिर देखिए 24 नंबर, रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे आने वाले भूकंप समानता साधारण प्रकार के होते हैं, ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते हैं, साधारण प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसका 25 नंबर में देखिए, भूगर्भ की चट्टानों में अचानक अव्यवस्था उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए 26 नंबर, विश्व के लगभग 65% भूकंप आते हैं, कहाँ पे आते हैं? तो प्रशांत महासागर पेटी तट पे आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर पेटी, ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए 27 में है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप लहरें हैं, तो धारातलीय भूकंप लहरें 3 भूकंप लहरें हैं, पी लहरें, एस लहरें और एल लहरें। तो धारातल में सबसे ज़्यादा विनाशकारी तबाही मचाता है तो धारातल लहरें, ठीक है। और धारातल में सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंप लहर का नाम है पी लहर, ठीक है, जो तीनों अवस्था से गुजर सकता है, ठोस, द्रव, गैस से। और जो एस लहर है वो तरल में प्रवेश नहीं कर सकता है, तरल में जैसे ही प्रवेश करेगा वो विलुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर, सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाले लहरें को क्या कहते हैं? प्राथमिक लहरें। तेज होने के कारण ये धारातल में सबसे पहले पहुंचता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर में देखिए, 29 नंबर में है हमारा कि
लहरें जिसमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है, तो समकोण पे किसका होता है, तो गौड़ लहरें यानी कि एस लहर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंडरी लहरें का, उसके बाद है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर में क्वेश्चन है, लहरें जो सबसे पहले धरातल में पहुंचती है, तो बताइए कौन सा लहर धरातल में पहले पहुंचती है। पी लहर, जिस तेजी से चलता है पी लहर। उसके बाद हमारा है कि अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न सागरीय लहरों को क्या कहते हैं, सागरीय लहरों को बोलते हैं हम लोग सुनामी। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर। बी नंबर में है कारण आधारित प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन है कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्भेदन शांत ढंग से होता है क्योंकि इसका लावा कम चिपचिपा या एवं पतला होता है। तो देखिए हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 50 से कम पाया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, क्षार्य हो जाएगा, और क्षार्य होने के कारण क्या हो जाएगा, कम चिपचिपा होगा, पतला होगा, दूर तक जाएगा, तो ये लावा मैदान का निर्माण करेगा। ठीक है, अगर वही चीज अगर सिलिकॉन की मात्रा अधिक मात्रा में होता, गाढ़ा होता, चिपचिपा होता, तो वो लावा पठार का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये क्षार्य है। ठीक है, इसका हवाई तुल्य जल का उद्भेदन शांत ढंग से होता है, इसका लावा कम चिपचिपा होता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। और देखिएगा लावा पतला है तो कम विस्फोट होता है, वही लावा अगर मोटा होगा, गाढ़ा होगा, सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होगा, तो देखिए मोटा चीज़ क्या होगा, ज़्यादा विस्फोट रूप से होगा। तो वही पिलियन तुल्य में था, और हवाई पिलियन तुल्य बहुत विनाशकारी रूप से फटता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों में है, ज्वालामुखी कौन है दरारी उद्गार वाला, तो देखिए यहाँ पे है कि गैस तथा विखंडन पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाली गैस है 60 से 90% अंश जलवाष्प का होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो गैस के साथ साथ बड़ी मात्रा में जलवाष्प भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जल इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए विश्व के 80% ज्वालामुखी पाए जाते हैं विनाशकारी प्लेट के सहारे। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए लावा पठारों एवं मैदानों का निर्माण होता है किसके द्वारा, दरारी दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा एवं विशिष्ट क्षेत्र के जमाव से। ठीक है, लावा मैदान का निर्माण का कब होगा, जब जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है वो कम चिपचिपा होगा, पतला होगा। ठीक है, उसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाएगी। ठीक है, 50 से कम प्रतिशत। तो वो क्या होगा, लावा मैदान और लावा पठार का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए एसिड एवं शंकु या स्ट्रामबोली प्रकार के शंकु है ऊंचे एवं तीव्र ढाल वाले। जब भी याद रखिएगा ऊंचे एवं तीव्र ढाल वाले, 1 नंबर हमारा आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि एसिड की मात्रा है तो वो चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, और एक ही जगह में वो जमा होता जाएगा। ठीक है, जमा होते होते क्या हो जाएगा, वो शंकु का निर्माण कर देगा, ऊंचे एवं तीव्र ढाल वाले। यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सील का निर्माण होता है जब मैग्मा का जमाव परतदार चट्टान के बीच क्षैतिज रूप से सील का निर्माण होता है। सील क्या होता है, देखिए जब भी कभी लावा का निर्माण इस तरह से होगा क्षैतिज रूप से, ठीक है, सिलबट्टे के रूप में, तो इसीलिए ऐसे जमा होते जाएगा। ठीक है, सिलबट्टा जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिल। ठीक है, क्षैतिज रूप से जमा होता जाएगा। ठीक है, परतदार रूप में जमा होता जाएगा। ठीक है, तो सील का निर्माण जब मैग्मा का जमा परतदार चट्टान के बीच में क्षैतिज रूप से होता है। तो 7 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ग्रेसर क्या है। ठीक है, जब गर्म जल के स्रोत जब समय समय पर अपने मुख से गर्म जल फुवारे तथा वाष्प छोड़ते हैं तो ग्रेसर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेसर से गर्म जल का फवारा निकलता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी में जब मैग्मा और उसका उद्गार जब बंद हो जाता है, उससे लावा निकलना बंद हो जाता है,
तो वहीं से गर्म जल का एक फवारा निकलता है जो समय समय पर निकलता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ग्रेसर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया था 8 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, मतलब सी नंबर क्वेश्चन है, कथन आधारित प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न इसको हम लोग देख लेंगे, कथन आधारित प्रश्न। तो देखिए भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप के ज्वालामुखी है, कौन कौन है? स्ट्रामबेली है और वेल्केनो है, ठीक है। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ 1 और 4 कहाँ है? 1 1 1 4, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उसके बाद देखिए जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी में कौन कौन आ जाएगा? हवाई द्वीप का मोना लोआ आ जाएगा, इटली का स्ट्रामबोली आ जाएगा। तो 1 और 2 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी कौन है? तो देखिए ईरान का कोह सुल्तान है और म्यांमार का पोपा है, ठीक है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। याद रखिएगा ईरान का कोह सुल्तान क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में है कि ज्वालामुखी जो मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? भूमध्य सागर के ज्वालामुखी और पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश क्षेत्र के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि ज्वालामुखी जो परिप्रशांत महासागर ज्वालामुखी पेटी पर स्थित है, तो कौन सा स्थित है? तो एक हो जाएगा हमारा इक्वाडोर का कोटापेक्सी ज्वालामुखी और दूसरा है फिलीपाइन का माउंट ताल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 होगा। 3 और 4 विकल्प ए में है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न वाह स्थल है, ठीक है। बाहरी स्थल के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बाहरी? तो बाहर में देखिए लावा गुंबद हो जाएगा और काल्डेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी है। देखिए स्टॉक हो गया, बैथोलिथ क्या है? ये आंतरिक भाग में होता है, ठीक है। बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ और स्ट्रॉक ये सब आंतरिक संरचना है, आंतरिक जो धरातल के अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और समय समय पर जब चट्टान टूटता फूटता है ज्वालामुखी, तब इसके अवशेष बाहर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ अंश देखने को मिलते हैं, पूरे अंश नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर है सिंडर या राख शंकु के उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? एक है सान साल्वाडोर का माउंट इजाल्को और दूसरा मैक्सिको का जोरलो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो गया। पैटिक लावा शंकु को कहते हैं तो परतदार शंकु और सील्ड शंकु को, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए यहीं तक रखते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको आगे का करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।